सोहन देखता है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थी जो हवा में उड़ रही थी। बहादुर लड़के, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है, लेकिन याद रखना तुम्हें इनमें से एक सही चाबी उठानी है। लेकिन हाँ, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली तो ये चारों सुनहरी चाबियां गायब हो जाएंगी, जिसके बाद तुम उस राक्षस को इस गुफे से कभी आजाद नहीं कर पाओगे। ये सुन सोहन हैरान हो जाता है। धोपुरा नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी राक्षस की आवाजें आती है, जो कि आते जाते लोगों को आवाज देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। अगले दिन गांव का एक लड़का रामू, यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रामू भैया, जो भी हो, लेकिन आप गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। हाँ, लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर ही रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रामू और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रामू के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। शाम को बस यह बोलकर घर से निकला था कि एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरी रामू की बहादुरी मुझसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो ना हो, ये उस गुफा वाले राक्षस ने ही किया है। हाँ। उसी गांव में धनु नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक किसान था। उसके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम लोग गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों बाबूजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही तो जगह है जहाँ कितने मीठे मीठे फल होते हैं। हाँ सोहन, वह बाग सच में बहुत सुंदर है और उसमें बहुत मीठे मीठे फल भी होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें वहाँ जाने ही नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो कि बहुत ही भयानक है और सही भी है। गांव के रामू भैया की मौत के बाद वह गुफा तो और भी डरावना लगने लगा है। अरे मोहन, यह सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। अगर सच में वहाँ कोई राक्षस होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? और वैसे भी गांव वालों ने उस राक्षस को कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाजें सुनी है। बोल तो तुम सही रहे हो सोहन, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग कल उस बाग में चलेंगे और क्या पता हमें रामू भैया की मौत के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। हाँ ठीक है, कल चला जाएगा। इसके बाद दोनों भाई अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, देखो मेरे प्यारे बेटो, मैं किसी काम से खेत में जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, गलती से भी उस बाग में घूमने मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है।
पता है ना तुम्हें, रामू भी वही जाने से मारा गया था। पिताजी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों उस बाग में नहीं जाएंगे। इसके बाद उनका पिता वहां से चला जाता है और अपने पिता के जाते ही दोनों भाई उस बाग की तरफ जाने लगते हैं। कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे मोहन और सोहन, तुम दोनों इस बाग की तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग के उस तरफ एक गुफा है जो कि बहुत ही डरावना है। वहां से अक्सर किसी राक्षस की आवाजें आती रहती है। अरे काका, हम लोग बस यहीं बाग में जा रहे हैं, कुछ फल तोड़कर वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, पर तुम लोग शाम होने से पहले लौट आना। हाँ अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वह आवाज राक्षस की है कि नहीं, इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद सोहन अकेले ही आगे बढ़ता है। वह थोड़ी दूर ही पहुंचा होगा, तभी अचानक सोहन ने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला इंसान उसकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा था और सोहन के पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर सोहन बुरी तरह से डर गया। अरे, यह विचित्र मनुष्य कौन है जिसका सर तो एक शेर का है और धड़ इंसानों का? सावधान, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर डर जाए। मैं अपने लक्ष्य के लिए आया हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोहन की चेतावनी सुनकर विचित्र मानव गुस्से से बोला, तुम बात को समझ नहीं रहे। इस गुफा में जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है और मुझे समझना भी नहीं। मुझे तो बस इस गुफे का रहस्य सुलझाना है। और हाँ, अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इतना बोलकर सोहन वहां से भाग गया और गुफा में अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर जाता है, एक बहुत बड़ी आकृति उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावना होता है। आओ लड़के, तुम्हारा इस जादुई गुफा में स्वागत है। मैं कई वर्षों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ, फिर सारे गांव वाले उस आवाज को सुनकर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो जो कि इस गुफा में अकेले ही चले आए। लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस राक्षस की परछाई हूँ। वो राक्षस तो इस गुफे के तहखानों में कई वर्षों से कैद है। कैद? तो तुम मुझे बताओ, क्या उस राक्षस को इस गुफा के तहखाने से रिहा करने का कोई उपाय नहीं है? मार्ग है लड़के, और तुम उस मार्ग तक पहुंच भी सकते हो, लेकिन इसके लिए
तुम्हें इस गुफा के तहखाने में भीतर उस राक्षस के पास जाना होगा। वही राक्षस तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद सोहन गुफा में अंदर जाने लगता है। जैसे ही सोहन तहखाना के अंदर जाता है तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। आओ बहादुर लड़के, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा के तहखाने से रिहा कर सकते हो। तुम्हारा इस गुफे में स्वागत है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने आओ। कि तभी अचानक से वह राक्षस के सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है, जिसे देखकर सोहन थोड़ा डर जाता है। देखो, तुम डरो मत लड़के, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मुझे यहाँ से रिहा करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, और तुम यहाँ कैसे कैद हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक मानव रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करता था और उन्हें ही खाया करता था। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था, जो कि बहुत ही चमकदार था, जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था, लेकिन मैं इस फल को तब तक नहीं खा सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को पेड़ से तोड़ न ले। फिर एक दिन वो इंसान उस चमकदार फल को उस पेड़ से तोड़कर इस गुफे में आया। जब मैंने उसे देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे इसी गुफा में चला आया, और फिर मैंने उससे कहा कि हे मानव, तुम जो इस बाग से सबसे चमकीला फल तोड़कर लाए हो, उसे मुझे दे दो। इसके बदले तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगे, उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है, वो फल मैं तुम्हें दे देता हूँ, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहला ये कि तुम मुझे ये वरदान दो कि आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरा ये कि तुम इस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, ताकि इस बाग में तुम्हारे डर से कोई भी ना आ सके, और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वो आदमी मुझे फल तो दे देता है, और उस फल को खाकर मेरी उम्र 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस आदमी को दिए गए वरदानों के तहत मैं इसी गुफे में कैद होकर रह गया। लेकिन हाँ, उस वरदान को देने के बाद मैंने उसे 2 श्राप भी दिया था कि तुम इस गुफा में कभी नहीं आ पाओगे, और दूसरा कि तुम एक जानवर बन जाओगे। तब से वो मानव इस गुफा में कभी नहीं आता। क्या आपसे पहले आपको यहाँ से निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, और वो उस चमत्कारी फल को लेकर इस गुफा में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस अर्ध नर मानव ने उसे गुफे के बाहर ही मार दिया, और फिर पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव के रामू भैया थे। उस जानवर जैसे दिखने वाले मानव ने उसे मारा है। मैं आपको इस गुफे से आजाद जरूर कराऊंगा। लेकिन मुझे ये तो बताओ
कि मैं तुम्हें आजाद कैसे कराऊंगा। तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाले उसी आदमी का झोपड़ी दिखेगा जिसकी वजह से मैं इस गुफे में कैद हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा, फिर वहाँ से तुम्हें वही चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़के, उस मानव की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता। जब वो सो रहा होगा तुम्हें तभी जाना होगा और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लाना होगा। लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा, क्योंकि अगर ये बात उस आदमी को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ये गुफा और मेरा गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद सोहन वहां से बाग में जाता है और उस विचित्र मानव के झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। सोहन देखता है कि उस आदमी के झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखता है। और उस विचित्र आदमी के झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। सोहन अंदर जाकर देखता है कि बहुत सारे फल उस आदमी के झोपड़ी में रखे हैं। अरे, यहाँ तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन फलों में से कोई भी सबसे ज्यादा नहीं चमक रहा है। तभी अचानक सोहन देखता है कि वही आदमी अपनी झोपड़ी के तरफ आ रहा है। ये देखते ही सोहन दरवाजे के पीछे छिप जाता है। वो आदमी अपने झोपड़ी में आता है और पास के चारपाई पर लेटकर सो जाता है। ये देखकर थोड़ी देर बाद सोहन बाहर आता है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकदार फल ढूंढने लगता है। लगता है यही वो चमकदार फल है। मुझे जल्दी से ये लेकर उस राक्षस के पास जाना होगा। और फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी उसके पैरों की आवाज सुनकर वह विचित्र मानव जग जाता है। रुको लड़के, तुम मेरा जादुई फल लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा मुझे जादुई फल वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। सोहन ये सुनकर डर जाता है। मुझे ये फल ले जाने दो काका। मैं इस फल को उस राक्षस को देकर उसे उस गुफा से रिहा कर देना चाहता हूँ, ताकि फिर बिना डरे गांव वाले इस बाग में आ जा सके। मुझे ये फल लेकर जाने दो काका। क्या कहा लड़के? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहते हो? उस राक्षस के उस गुफा से रिहा होते ही ये सारे गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। चलो जल्दी से तुम मेरा जादुई फल मुझे वापस कर दो। यह सुनकर सोहन वहां से उस चमकदार फल को लेकर भागने लगता है और तभी वह विचित्र मानव भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। सोहन भागते भागते उसी गुफा में पहुंच जाता है। जैसे ही वह गुफा में पहुंचता है, वह जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही तोता में बदल जाता है। सोहन यह देखकर हैरान हो जाता है। तभी वह विचित्र मानव वहां आ जाता है। ये तुमने क्या कर दिया लड़के? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया। अब ये तोता तुम्हें उस राक्षस के रिहा होने का आखिरी मार्ग बताएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता।
वह विचित्र मानव जैसे ही सोहन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह विचित्र मानव अचानक से आग में जलने लगता है, जिसे देखकर सोहन हैरान हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि राक्षस की परछाई की होता है। डरो मत बहादुर लड़के, उस मानव को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब बस तुम्हें अपने मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहां वो राक्षस कैद था। सोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर सोहन देखता है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थी, जो हवा में उड़ रही थी। तभी तोता बोला, बहादुर लड़के, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है, लेकिन याद रखना, तुम्हें इनमें से एक सही चाबी उठानी है। लेकिन हाँ, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली, तो ये चारों सुनहरी चाबियां गायब हो जाएंगी, जिसके बाद तुम उस राक्षस को इस गुफे से कभी आजाद नहीं कर पाओगे। ये सुन सोहन हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। अब भला मैं कैसे इन चाबियों में से उस सही चाबी को ढूंढूं? काफी देर सोचने के बाद सोहन देखता है कि चारों चाबियां में से एक चाबी सबसे बड़ी है, जो हरे रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वह तोता बना था, वो भी हरा रंग का था। सोहन समझ गया कि हरे रंग वाली चाबी ही चुननी है, और वह जैसे ही हरे रंग वाली चाबी चुनता है, वैसे ही बाकी बची सारी चाबियां गायब हो जाती है। तभी तोता ने बोला, शाबाश बहादुर लड़के, आखिर तुमने अपने सूझबूझ के कारण वो सही चाबी चुन ही लिया। अब चलो मेरे साथ और जल्दी से उस पिंजरे को खोल दो, जिसमें वह राक्षस बरसों से कैद है। फिर वह तोता उस लड़के को उस पिंजरे के पास ले जाता है। सोहन ने देखा कि वह राक्षस उस पिंजरे में कैद है। ये देखो, मैं तुम्हें आजाद करने वाला चाबी लेकर आ गया हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़के। अब तुम जल्दी से इस पिंजरे को खोलकर मुझे इस गुफे से आजाद करवा दो। सोहन जैसे ही उस चाबी को उस पिंजरे से स्पर्श करता है, पिंजरा अचानक से गायब हो जाता है और वह राक्षस अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़के, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक बहुत ही निडर और साहसी लड़के हो। तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? और क्या अब तुम इस गुफा में नहीं हो? हाँ, इसका मतलब अब सारे गांव वाले बिना डरे इस गुफा में आ जा सकते हैं। हाँ बहादुर लड़के, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर अपनी दुनिया में चला जाऊंगा और आगे से किसी को आवाज भी नहीं दूंगा। अब तुम जब चाहो इस गुफा में आ जा सकती हो, वो भी बिना डरे। तुम्हारी ही वजह से
मैं इस गुफा से आजाद हो पाया हूँ, इसलिए तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत लगाव है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बाग के फल और फूल हमेशा खिले रहें, कभी ना मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़के, तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। आगे से ये बाग हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। इसके फल और फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरा जाने का समय हो गया है। इसके बाद वह राक्षस गायब हो जाता है। और सोहन गुफा से बाहर आता है। तभी वह देखता है कि सारे गांव वाले गुफा के द्वार पर खड़े हैं। भाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस राक्षस ने कुछ नहीं किया? भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब इस गुफा में कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि अब वो राक्षस इस गुफा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम? और कहाँ गया वो राक्षस जो कि आते जाते लोगों को आवाजें लगाया करता था? सोहन गांव वालों को सारी बात बताता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर सोहन से बोलते हैं, अरे सोहन बिटवा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो और तुम्हारी ही वजह से वो राक्षस इस गुफा से आजाद हो पाया है। अब आगे से बिना डरे गांव वाले इस गुफा में आ जा सकते हैं और रामू के मौत का रहस्य भी खुल चुका है।